हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विदेश जोन पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं ईयूआरओ एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी के मॉडल पेपर की, और इसमें 40 प्रश्न अपन कवर करते हैं। और आज का मॉडल पेपर नंबर है 6। मॉडल पेपर नंबर 6 में अपन बात करेंगे अध्याय 12 से रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध। ठीक है, अपराध से रिलेटेड कौन कौन सी शक्तियाँ नगर पालिका की, उसके बारे में, और नगर पालिका की अन्य शक्तियों के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं धारा 200 से 260 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने इसका लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो ऐप पर जाइए, लाइव टेस्ट दीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे लाइव टेस्ट का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ऐप में जाना है, लाइव टेस्ट वाले पे क्लिक करना है, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने यूआरओ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो टेस्ट सारे ही 10 टेस्ट है ओपन हो जाएंगे। 400 प्रश्न होंगे टोटल। ठीक है, 10 टेस्ट है तो मतलब 400 प्रश्न हो गए, एक में 40 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डिजाइन किया। अगर आप ये 400 प्रश्न भी कर लेते हैं, 10 मॉडल पेपर भी कर लेते हैं, तो आपके पार्ट भी 100% क्लियर हो जाएगा, कोई कहीं समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन है सही है। सही वाले कथन आपको बताना है। पहला है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 12 नगरपालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि नगरपालिका में स्थित समस्त प्रकार की नालियां नगरपालिका के अधीन होगी। समस्त प्रकार की नालियां, जो पानी बहने के लिए, गंदा पानी या स्वच्छ पानी जो भी है, मलवैन की नालियां दालियां सारी इसमें आ जाएगी। तो ये है, नालियां नगरपालिका के अधीन होगी। समस्त नगरपालिका परिसर में जितनी भी होगी उस क्षेत्र में नगरपालिका के अधीन रहेगी। तो आपके कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला लिख रखा है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका को नालियां आदि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी कि ये ऐसी कौन सी धारा है इस अधिनियम की जिसके तहत नगरपालिका को नालियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो मैं आपको बता देता हूं धारा, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, ये ले लेता हूं। धारा 200 से स्टार्ट होता है अध्याय 12, और धारा 200 की अगर बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि नालियों पर नियंत्रण किसका होगा, नगरपालिका का होगा। नगरपालिका का नियंत्रण, ये किसमें लिखित है, ये उल्लेखित है धारा 200 में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नालियां बनाने की, तो अपन बात करते हैं धारा 201 की। और एक में क्या लिखा हुआ है, नालियां बनाने की शक्ति, बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो यहाँ पर 201 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी जल निकास की स्कीम को लागू करने, या फिर किसी मार्ग या मार्ग के रूप में किसी स्थान से होकर, या किसी भी तरह से नाली है, मल नाली है, नलिका है, सुरंग है, पुलिया है, पाइप है, या जल मार्ग जो भी है, वो नगर पालिका कर सकती है। ये शक्तियां किसके पास है, सारी शक्तियां नगर पालिका के पास है। तो धारा 201 में ये कहा गया है, तो बिल्कुल आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। देखिए, धारा तीसरा और चौथा ऑप्शन मैंने बताया नहीं, ये ऑप्शन आगे आ जाएंगे अपने आप, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 200 के प्रावधानों का, धारा 202 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या निर्देशों की अवहेलना करता है, तो 2 सिद्धि पर कितना जुर्माना किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि धारा 202 में क्या है। ठीक है, धारा 202 की अगर बात करें तो ये है भवन से संबंधित। किससे, भवन से प्रभावी जल निकास। यानी आपने कोई भवन बनाया, या आपने कोई भवन का पुनर्निर्माण करवाया, जो भी किया आपने, तो वो भवन है, उसमें
जल निकासी की है वो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ये नगर पालिका कहती है। नगर पालिका कहती है धारा 202 के तहत कि नगर पालिका क्षेत्र में जो भी भवन है उसका निर्माण या पुनर्निर्माण जो भी किया जाए तो वहां पर जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई भवन है तो उसकी नाली नगर पालिका की नाली से 25 फीट से अधिक दूरी पर स्थित नहीं होनी चाहिए, जो जल निकास के निस्तारण के लिए कानूनी तौर से नियत रहेगी। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई अगर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं करता है तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगेगा, तो 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक, 2000 रुपए से 5000 रुपए तक का उस पर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी अगर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि नगर पालिका के भीतर भवनों या भूमियों के स्वामी यानी कि मालिक को अपनी नाली नगर पालिका की नालियों में गिराने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में निवास करता है तो वो अपने भवन का जो जल है या मलवहन की जो नाली है या गंदा जल है वो आपके जहां पर नगर पालिका नाली वहां से गुजर रही है उस नाली में गिरा सकता है। ये अधिकार नगर पालिका की कौन सी धारा में प्रदान किया गया है, तो ये अधिकार है धारा 203 के तहत। 203 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका की लिखित अनुमति लेनी होगी, उसके बाद नगर पालिका के भीतर किसी भी भवन या भूमि का स्वामी अपनी नाली का जो मल या जल है वो नगर पालिका की नाली में गिराने का हकदार होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि मल और वर्षा जल की नालियां पृथक पृथक हो गई, यानी कि मल वहन की नाली अलग होगी और वर्षा जल की नाली अलग होगी। ये व्यवस्था कौन सी धारा में की गई है, तो इसकी धारा आती है 204। कौन सी धारा, धारा 204 में है मल और वर्षा जल की नालियां पृथक पृथक होगी यानी कि अलग अलग होगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना कि किस धारा में क्या प्रावधान है और आपसे क्या पूछेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बताना आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही नहीं की अगर बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आप कि पहला कथन है नगर पालिका के लिखित आदेश से दूसरे व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। नगर पालिका का लिखित आदेश होने के बाद दूसरे व्यक्ति की भूमि से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नाली के स्वामी को दूसरा व्यक्ति क्षतिपूर्ति देने का हकदार होगा। बिल्कुल, नाली के स्वामी को दूसरा व्यक्ति क्षतिपूर्ति जरूर देगा। दोनों ही कथन सही है। और ये किसमें प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान किया गया है धारा 205 में। किसमें किया गया है, धारा 205 में किया गया है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अच्छा, पूछा है सही नहीं है, तो सही नहीं वाले में तो दोनों नहीं होंगे। सही नहीं में तो ये हो जाएगा न तो एक और न ही दो। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा छठे में। ठीक बढ़े आगे। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा कथन सही है। अब की बार सही वाला पूछा है। धारा 207 के अनुसार नालियों में कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि नुकसान कम से कम होना चाहिए। धारा 207 में, धारा 207 के अनुसार, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ये प्रावधान धारा 206 में है कि नालियों में कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि नुकसान कम से कम हो। ये प्रावधान धारा 206 में। पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा है कि यदि कार्य निष्पादन में नुकसान हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति भवन मालिक को दी जाएगी। ये सही है, दूसरा सही है।
तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा 7वें प्रश्न में? तो बी आंसर बनेगा केवल 2। सही पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 8। सही कथनों का चयन करना है। धारा 207 के तहत जिस भूमि पर से नाली ली जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार होगा। बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति के लाभ के लिए नाली बनाई गई है, नगर पालिका उसे नाली बंद करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने के लिए लिखित नोटिस दे सकती है। तो दोनों ही कथन सही है और धारा 207 के है दोनों ही कथन। दोनों ही कथन क्या है? 207 के ही है, दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। ठीक है। 207 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी की भूमि में से आप नाली बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उस जमीन का या भूमि का मालिक है वो भवन निर्माण कर सकता है। ठीक है। या फिर भूमि का जो स्वामी है, मालिक है, वो कहे तो नगर पालिका उसको, जिसने नाली बनाई है, उसको हटाने, दिशा बदलने का नोटिस दे सकती। ठीक है। जिसके लिए नाली बनाई गई ना, उसको नोटिस दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 9वां। नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन में कितने श्रमिक कार्य करने पर शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था करने का निर्देश दे सकती है? तो आपको ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में धारा 208। कौन सी? धारा 208 आपको ध्यान में रखनी है। 8 में शौचालय आदि की व्यवस्था का उल्लेख है। नगर पालिका कहती है कि जितने भी भवन हैं उनमें शौचालय है, नलकूप है, जो भी व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शौचालय स्थापित नहीं करता है तो उसको नोटिस दिया जाकर स्थापित करवाया जाएगा। और जहां पर 20 या 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं तो वहां पर आपके शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो 20 या 20 से अधिक श्रमिक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है। अगर कोई इन नियमों का अवमानना करता है तो उसको 2 महीने की कारावास हो सकता है, 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। देखो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि नगर पालिका, ये भी धारा 208 का ही प्रश्न है। धारा 208 में क्या प्रावधान है कि नगर पालिका लिखित नोटिस से मालिक को निर्देश दे सकती है कि शौचालय की पर्याप्त दीवार और छत हो और द्वार बंद हो, यानी कि उसका गेट बंद होना चाहिए, दीवारें भी होनी चाहिए, ऊपर छत भी होनी चाहिए। दूसरा है कि उपरोक्त प्रावधानों के अवमानना करने पर संबंधित व्यक्ति को 2 माह का कारावास, बिल्कुल सही है, तथा 500 रुपए का जुर्माना नहीं है, 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है। तो दूसरा कथन तो हो गया गलत, पहला कथन सही है, तो केवल ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो कि कौन सा कथन सही नहीं है। धारा 209 में कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में शौचालय और मूत्रालय का निर्माण करने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय और मूत्रालय बनाने का नोटिस दे सकेगी, ये भी सही है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी महिलाओं के लिए अलग शौचालय और मूत्रालय के रख रखाव के लिए निर्देश दे सकेगा। तीनों ही सही है, तो बचा हुआ तो गलत हो गई, फिर भी देख लेते हैं। ऐसे स्थानों का प्रभारी ऐसे स्थानों के प्रभारी व्यक्ति दोष से धोने पर 10,000 से लेकर 25,000 नहीं है, यहाँ पर क्या होगा 20,000, 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, 10,000 से 20,000। धारा 209 की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पद जो कथन दिए हुए हैं किससे संबंधित, धारा 209 से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 12वें प्रश्न में लिख रखा है धारा 210। 210 में अपराधिकृत रीति से निर्मित पुनर्निर्मित मलनालियों के संबंध में शक्ति नहीं है। ये शक्ति आपके किसमें दी गई है, ये है धारा 212 में। किसमें, 212 में दी गई है। तो 210 में क्या है, 210 में है कि शौचालय में परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना, या उसकी जो हालत है वो खस्ता हो रखी तो उसको सुधार करना, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, इसके संदर्भ में 210 में कहा गया है कि यदि नगर पालिका के भीतर स्थित समस्त मल नालियां जब नगर पालिका के खर्चे से नए बनाई गई हो तो उस भूमि या भवन के स्वामी जिसके वे हैं उन्हें परिवर्तित किया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी। यानी कि ऐसे शौचालय या नालियां जो नगर पालिका ने नहीं बनाई है, खुद मालिकों ने बनाई है, तो उसकी मरम्मत और वो मालिक ही करेंगे। और नगर पालिका है लिखित नोटिस दे सकती है कि इसकी सुधार करवाओ या इसमें साफ सफाई का ध्यान रखो, इससे संबंधित नोटिस दे सकती है। नेक्स्ट है धारा 213। 213 में है नगर पालिका की नालियां का अतिक्रमण। तो बिल्कुल ये तो सुमेलित है, ये तो सही है। पहला ही तो गलत था, सुमेलित नहीं था, तो पहला आपका आंसर तो हो ही गया, ये सही है। 214 की बात करें तो नालियों के निरीक्षण के संदर्भ में है, और 216 की अगर बात करें तो आपके किससे संबंधित हैं, जल प्रणाली से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि जो राज्य सरकार का जल प्रदाय विभाग है वो नगर पालिका के कार्यों का निर्माण और रखरखाव के लिए काम करता ही है, और वही क्या करेगा, जल प्रणाली विकसित करेगा। वो ले जाने के लिए जो शक्ति दी गई है वो 216 के तहत दी गई। पानी की व्यवस्था होती है ना घरों में, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तेरहवां प्रश्न है, नगर पालिका किस धारा में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं होने पर विद्यमान प्राइवेट नालियों को नगरपालिका बंद कर सकेगी, चाहे वो नगरपालिका भूमि में निहित हो या न हो। यानी कि जो प्राइवेट नालियां हैं अगर वो सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं है तो उनको क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका उल्लेख मिलता है अपने को धारा 211 में। 11 में है विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। ठीक है, सामान्य पद्धति के अनुकूल नहीं होती है, नगर पालिका उन नालियों को बंद करा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है 14वां प्रश्न, और कहा गया है यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना मल नाली या नाली बनाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना किया जा सकेगा। ठीक है, तो कितने रुपए का जुर्माना, 500 रुपए का। लेकिन ये बात है गलत।
जुर्माना कितना का लगेगा? 1000 रुपये का। ठीक है, पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि नगर पालिका बिना लिखित नोटिस दिए उसे तोड़ने, परिवर्तित करने या पुनर्निर्मित करने की कार्रवाई कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अभी अपन ने बात की थी धारा 213 की, इसकी 213 की बात की थी, और इसमें किसका उल्लेख था? अतिक्रमण, नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण के संदर्भ में उल्लेख किया गया था। अतिक्रमण का मतलब यही होता है कि बिना अनुमति के कोई नाली मल नाली बनाता है तो उस पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, और नगर पालिका बिना किसी लिखित नोटिस दिए के वो नाली को तोड़ सकती है। ठीक है, तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है। केवल 2 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा, बिना लिखित नोटिस दिए है क्या इसमें? तो ये भी गलत है। लिखित नोटिस देना पड़ेगा, नगर पालिका को लिखित नोटिस देना पड़ेगा इसमें, तो है ना। तो आपका आंसर चेंज होगा यहाँ पर। सॉरी, थोड़ा मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? न तो 1 न ही 2। हाँ बिल्कुल, ये भी गलत है कथन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था बिना लिखित नोटिस दिए। लिखित नोटिस देकर वो तोड़ेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? धारा 215, 215 में क्या है कि तहत कुछ कार्य नगर पालिका स्वयं करेगी, न कि भवन मालिक से कराएगी। ठीक है। इस प्रकार के किसी कार्य के कुल खर्चों का 10% की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण सहित खर्चा स्वामी द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यदि कोई कार्य नगर पालिका द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाता है तो सभी उपकरण, पाइप आदि नगर पालिका की संपत्ति होगी। तो ये तो सारे ही कथन सही है। आपका आंसर होगा डी। 15 में भी आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। बिल्कुल सही होगा डी। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे कथन सही है धारा 215 के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 16 प्रश्न है कि कौन से कथन सही है। जल प्रदाय संबंधी कार्यों का निर्माण, रख रखाव केवल जल प्रदाय विभाग, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जल प्रदाय राज्य सरकार का जल प्रदाय विभाग, या फिर नगर पालिका कार्यों का निर्माण या रख रखाव कार्य करेंगे, दोनों ही कर सकते। तो ये तो गलत है। केवल आ गया ना यहाँ पर, तो केवल नहीं चलेगा, नगर पालिका भी शामिल होती। उन्हें नवीनीकृत और उनके मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? नगर पालिका करेगी। ये कथन सही है। तो केवल भी आपका आंसर हो जाएगा। और ये धारा अभी अपन ने बात की थी, धारा 216 की जल प्रणाली संबंधित अपन ने बात की। धारा 216 का प्रावधान क्या कहता है कि जल प्रदाय से संबंधित जो भी कार्य हैं वो जल प्रदाय विभाग, राज्य सरकार का और आपके नगर पालिका दोनों मिलकर काम करेंगे। और नवीकृत यानी कि पुनर्निर्माण या मरम्मत का कार्य है वो नगर पालिका करेगी। अगला है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में व्यावसायिक बहिस्राव और व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं? किसमें किए गए हैं व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध? तो ये किए गए हैं आपके कौन कौन सी धाराओं में, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल धारा 217 और धारा 218 में किया गया है। 217 कहती है कि किसी भी व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी नगर पालिका की अनुमति के बिना नालियों में निस्तारण नहीं करेगा। और धारा 218 कहती है कि व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास के संबंधित विशेष उपबंध है वो 218 में किए गए हैं। वो आप पढ़े ही होंगे आप नोट्स में। ठीक है, हमारी ऐप में आपको नोट्स भी मिलेंगे और नाम मात्र की फीस में। लेकिन ये लाइव टेस्ट है वो फ्री है। लाइव टेस्ट मतलब है उसमें आप खुद टेस्ट देकर खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, उसी ऐप में मिलेगा। ठीक, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारा 220 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी
किसी रेल लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली रखना या ले जाना चाहता है तो इसका खर्चा किसके द्वारा वहन किया जाएगा? 220 में है, क्या प्रावधान है? 220 में प्रावधान है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी रेल लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली रखना चाहे या ले जाना चाहे तो रेलवे प्रशासन को सूचित करना होगा और उसका खर्चा है वो कौन उठाएगा? नगर पालिका उठाएगी। कौन उठाएगा? नगर पालिका उठाएगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। कौन सा कथन सही नहीं है? नगर पालिका तकनीकी योग्यता या अनुभव रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर को लाइसेंस प्रदान कर सकेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। तकनीकी योग्यता अनुभव रखने वाले लाइसेंसधारी प्लम्बर को लाइसेंस प्रदान कर सकती है। और किसी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में कोई कार्य विशिष्ट प्रकृति का है तो वो किसी अन्य प्लम्बर से कराए जाने की मंजूरी लिखित में दे सकेगा। तो यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में कोई कार्य विशिष्ट प्रकृति का है तो अन्य से नहीं कराएंगे। मामूली प्रकृति का होगा ना तो अन्य से करवा सकते हैं। बाकी विशिष्ट प्रकृति का तो लाइसेंसधारी से ही करवाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 19 में आपका आंसर होगा बी। सही नहीं है पूछा है तो पहला तो सही है, दूसरा सही नहीं है तो केवल बी हो जाएगा। बीसवां प्रश्न है, नगरपालिका किसके अनुमोदन से नगरपालिका क्षेत्र में मलवहन के कार्यों का प्रवर्तन, रखरखाव और किसी निजी एजेंसी को सौंप सकेगी? किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? तो ये अनुमति लेनी पड़ेगी राज्य सरकार से। किससे? राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका है वो मलवहन के कार्यों का प्रवर्तन और रखरखाव है वो निजी एजेंसी को सौंप सकती है अगर राज्य सरकार अनुमोदन करे तो। 21वां प्रश्न है कि किसी अधिनियम के तहत नगरपालिका को ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उसके संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा वहन के लिए अवसंरचना विकास का दायित्व सौंपा गया है। किस अधिनियम के तहत? ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उसके हस्तन के संबंध में नगरपालिका के कर्तव्य, ये धारा 226 में उल्लेखित है। किसमें? धारा 226 में। और उसमें कहा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके तहत नगरपालिका को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संग्रहण, भंडारण और परिवहन वहन आदि की शक्तियां हैं, दायित्व है, सौंपा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेखित है कि निर्धारित किए गए स्थानों पर जमा समस्त ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की संपत्ति होगी? निर्धारित स्थानों पर जो भी ठोस अपशिष्ट जमा किया गया है वो समस्त क्या होगी? नगरपालिका का संपत्ति होगी। ऐसा उल्लेखित है धारा 228 में। किसमें? धारा 228 में उल्लेखित है। और धारा 228 है ऑप्शन नंबर सी में। क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा कथन सही है। ठोस अपशिष्टों का निस्तारण नगरपालिका द्वारा चयनित स्थानों पर निर्धारित रीति से किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि इस रीति से भूमि उपयोगों के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। ये रीति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 23 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी ठोस अपशिष्ट को नहीं फैलाएगा या जमा नहीं करेगा। तो ये आपके किस धारा में प्रबंध जो प्रावधान है वो किया गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो ठोस अपशिष्ट को सार्वजनिक स्थान पर जमा नहीं करेगा या फिर फैलाएगा नहीं। तो 24 में अगर बात करें तो ये किस धारा में आपकी बात की गई है, तो बात आती है धारा 232 की। और धारा 232 में क्या है, प्रतिषेध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, प्रतिषेध लिखा हुआ है। प्रतिषेध का मतलब है कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट नहीं फैलाएगा या फिर जमा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएगा। ये यहाँ पर प्रावधान किया गया धारा 232 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा इसमें भी। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जैव अपशिष्टों के प्रबंध और हैंडलिंग रूल्स के अनुसार विनियमन और क्रियान्वयन करना किसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है। ये कर्तव्य किसका है कि नगरपालिका, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, किसका है। तो ये कर्तव्य है नगरपालिका का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा किसमें, आपके 25। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो ये प्रावधान किया गया धारा 234 में। धारा 234 में 34 में क्या उल्लेखित है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, किसका उल्लेख किया गया है, जैव चिकित्सा अपशिष्टों का उल्लेख किया गया है। और क्या कहा गया है कि नगरपालिका का ये कर्तव्य होगा कि वे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जैव अपशिष्टों का प्रबंध और हैंडलिंग रूल्स के अनुसार विनियमन और क्रियान्वयन करें। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 236 के तहत यदि कोई व्यक्ति बहिर्गत भाग बिना अनुमति के निर्माण करता है तो कितना जुर्माना लगाया जा सकेगा। यानी कि कोई भवन है, उसके बाहरी भाग का निर्माण करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा 236 के तहत। तो यदि कोई बहिर्गत भाग का बिना अनुमति के निर्माण करता है तो उस पर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, और इसकी अपेक्षा करने पर प्रतिदिन 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का जुर्माना अतिरिक्त लगेगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अतिरिक्त जुर्माना है 50 रुपए से 100 रुपए तक प्रतिदिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, 236 है किससे संबंधित, बहिर्गत भागों के लिए। ये लिखा हुआ इसमें कि सार्वजनिक मार्ग कोई चल रहा है, उसके ऊपर क्या करते हैं, बालकनी वगैरह बाहर निकाल देते हैं, तो वो बहिर्गत भाग है। उसका निर्माण अगर बिना अनुमति कर रहा है तो उस पर जुर्माना लगेगा। अगला है कि कौन सा कथन सही है। नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा प्रत्येक भवन मालिक को वर्षा जल के समुचित निस्तारण के लिए पाइपलाइन और समुचित व्यवस्था करने के लिए कह सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। हम बात कर रहे हैं धारा 238 की। धारा 238 की बात कर रहे हैं, सॉरी क्या कहते हैं, 237 की। 38 में हालांकि है तो वर्षा जल से संबंधित ही, लेकिन ये जो है 37 में है। 37 में क्या है कि नगर पालिका समुचित व्यवस्था करने के लिए लिखित नोटिस दे सकती है। यदि भवन मालिक नोटिस में परिकलित अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहता है तो उस पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोनों ही कथन सही। तो 27 में आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सी। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों।
नगर पालिका क्षेत्र में कितने वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर निर्मित भवन में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित की जाएगी? इसे सदैव चालू स्थिति में रखना अनिवार्य है। ये है आपके धारा 238। 238 का प्रावधान है कि 300 वर्ग मीटर से अधिक का कोई भूखंड है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा पहले तो उस भूखंड पर प्रत्येक भवन में जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली स्थापित की जाएगी और वो सदैव यानी कि हमेशा हमेशा चालू स्थिति में, वर्किंग स्थिति में होनी चाहिए। उनतीसवां प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 238 के में पार्किंग स्थानों का उपबंध है, तो बिल्कुल सही है। यह धारा राजस्थान नगर पालिका क्षेत्र में निर्मित ये धारा राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 में जोड़ी गई, ये भी सही है। इस धारा का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर 15 दिन का कारावास या दोनों दंडनीय होगा। तो यहाँ 15 दिन नहीं होगा, यहाँ पर होगा 7 दिन। पहली तो गलती यही है। और बिना पार्किंग व्यवस्था के नगर पालिका कोई नक्शा मंजूर नहीं करेगी। तो बिल्कुल सी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी सभी कथन है वो सही है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की इस धारा के तहत नगर पालिका बिजली, टेलीफोन के तारों या अन्य पाइपलाइन ले जाने के लिए निजी भवनों पर ब्रैकेट लगा सकती है। तो मकानों पर ब्रैकेट लगाने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 239 में किया गया है। इसमें धारा 239 में ये प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका बिजली या टेलीफोन या पाइपलाइन के लिए निजी भवनों पर ब्रैकेट लगा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार किसी मार्ग, कॉलोनी, मोहल्ला, मार्केट, पुल, फ्लाईओवर, उद्यान आदि के नाम रखने के लिए नगर पालिका को निर्देश दे सकेगी और उक्त निर्देश नगर पालिका के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। ठीक है, निर्देश क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। बाध्यकारी होंगे, दोनों ही कथन सही है। और ये प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये प्रावधान है धारा 240 का। 240 के प्रावधान है जिसके तहत दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की अनुमति से किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित की जा सकती है? मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख धारा 241 में किया गया है। इसमें धारा 241 में किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर कोई इस धारा का उल्लंघन करता है तो 2 से 6 महीने का कारावास और 25 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना दंडित किया जा सकेगा। धारा 241 का। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कि कौन सा सुमेलित नहीं है। धारा 243 खतरनाक भवनों का उल्लेख है। धारा 244 पटरियों को हटाने का उल्लेख है। 244 में सरकारी मार्ग की पट्टी, गटर नाली आदि बनाना, ये उल्लेख इसमें नहीं है।
अगला है 246। 246 है खतरनाक खुदाई से संबंधित। और 245 की बात करें तो ये है आपके सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा से संबंधित। किससे संबंधित है? अतिक्रमण और बाधा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर 245 है ना, तो ये भी असुमेलित है। 245 भी क्या है? असुमेलित है। झाड़ियों वृक्षों आदि को हटाने या उनकी काट छांट करने का उल्लेख 242 में। किसमें? 242 में। और 245 की बात करें तो इसमें सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और बाधा का उल्लेख है। धारा 244 की अगर बात करें तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि सरकारी मार्ग की पट्टियां, गटर नाली आदि को हटाना। तो ये तो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा अगर हेडिंग पर जाए ना तो 244 की हेडिंग पर लिखा है पटरियों को हटाना सिर्फ, लेकिन उसके विस्तार में जाते हैं तो ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, 244 तो सही है। अब सुमेलित कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। 33 में कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है कि धारा 248 सही कथन छांटना है आपको। 48 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भूमि या परिसर में नगर पालिका के बिना लाइसेंस के पशुपालन या मुर्गी पालन नहीं कर सकता। ठीक है। अगला है कि नगर पालिका किसी लिखित आदेश से किसी विशेष वर्ग को लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट दे सकती है। तो ये 247 में उल्लेखित है। धारा 247 में, 248 में नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा है वो सही है। तो 34 में आपका कौन सा आंसर बनेगा? केवल बी बनेगा, क्योंकि दूसरा एक ही सही है। केवल बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? 49 में लिखा हुआ है संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। बिल्कुल सही है। 50 की बात करें तो 50 में है परिसरों के भीतर पशुओं के न्यूसेंस रोकना। डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना धारा 251 में है। इसमें 251 में, तो ये कथन गलत हो गया। ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है? तो केवल ए ही है। तो 35 में आपका आंसर क्या होगा? केवल ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही नहीं है? तो नगर पालिका लिखित नोटिस जारी करके किसी भी भाग में कुछ भारी वाहनों को रोक सकती है। किसी भी भाग में कुछ भारी वाहनों को रोक सकती है, बिल्कुल सही बात है। धारा 252 की बात कर रहे हैं अपन। धारा 252, तो ये तो सही है। यदि किसी वाहन को ले जाने से सार्वजनिक निर्माण, सड़क संपत्ति को हानि, नुकसान होने की संभावना हो तो विशेष उससे चार्ज लेकर अनुमति दी जा सकेगी। सही है। नगर पालिका किसी भी वाहन के आवागमन को केवल कुछ विशेष मिनटों के लिए प्रतिष्ठित कर सकती हैं। तो कुछ विशेष और इसके साथ पूरे समय, कुछ विशेष नहीं, केवल आ गए ना यहाँ पर, तो केवल वाला समझ लेना कि यहाँ पर ज्यादातर में होता है ऐसा लोचा। केवल यहाँ पर नहीं होगा, पूरे समय भी रोक सकती हैं नगर पालिका चाहे तो, और चाहे तो कुछ विशेष घंटों के लिए प्रतिष्ठित कर सकती है। सी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर। नगर पालिका लिखित नोटिस जारी करके कोई भी पथ पैदल चलने वालों के लिए खुला रख सकती है। तो ये भी सही है। साइकिल वाहकों या पैदल चलने वालों के लिए खुला रख सकती है, भी सही है। सी ऑप्शन रॉन्ग है। आपका आंसर सी होगा, रॉन्ग ही पूछा है। सही कथन कौन सा बताइए? नगर पालिका धारा 253 के तहत फुटपाथ, सड़क के किनारों सहित सार्वजनिक स्थान पर वाहनों की पार्किंग का विनियमन करेगी। 253 के तहत, ठीक है, फुटपाथ और सड़क किनारों के सहित सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग का क्या करेगी? विनियमन करेगी। अपन बात कर रहे हैं धारा 253 की। अगला है कि नगर पालिका पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पार्किंग के लिए फीस निर्धारित कर सकती है। दोनों ही सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 37 में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 254 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर
दोष सिद्धि पर कितना जुर्माना लगेगा। तो दोष सिद्धि पर तो सबसे पहले तो है क्या 254 में, धारा 254 में है कि सार्वजनिक मैदानों पर वाहनों या जानवरों का ठहराना। सार्वजनिक मैदानों पर वाहनों या जानवरों का ठहराना। तो ये ठहराना है ना, तो इसमें लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा में स्थित कोई सार्वजनिक स्थान या वाहनों को सार्वजनिक स्थान या मैदान को वाहनों की पार्किंग या जानवरों को ठहराने के लिए काम में लेता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट। 39वां है, देखिए 39 और 40 साथ में ही करेंगे, अंतिम प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। तो 39 में देखिए कि किस धारा के या किन धाराओं में अग्नि रोकथाम, अग्नि समंडल की स्थापना और अग्नि शमन से संबंधित शक्तियों का उल्लेख है। धारा 255 की बात करें तो अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था का उल्लेख है। अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। 256 की बात करें, अग्निशमन दल की स्थापना और रखरखाव, इस बात का उल्लेख है। 257 में बात करें तो क्या है, अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां, आग बुझाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी शक्तियां क्या क्या होगी, इसका उल्लेख है 257। इस प्रकार अगर बात करें तो तीनों ही धाराएं क्या है, अग्नि से संबंधित हैं, अग्नि शमन से संबंधित हैं, अग्नि की रोकथाम से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि धारा 258, नगरीय क्षेत्र में प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, विक्रय और उपयोग पर रोक लगाने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है ये बताना। तो ये शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार को। किसको प्राप्त है, राज्य सरकार को। ये तो था आज का मॉडल पेपर। अब आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि जो अध्याय 12 है, आज अपन ने बात की, इस अध्याय 12 में टोटल धाराएं कितनी हैं ये आपको बताना है। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ पर एंड होती हैं, आप ये बता दीजिए कि इससे इस तक ये धाराएं अध्याय 12 में है। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।